जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात पीडब्ल्यूपी में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारत। याद रखिएगा दोस्तों, प्राचीन भारत हम लोगों ने शुरू कर दिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आज हम लोग क्लास में बात करेंगे दोस्तों, क्या बोलते हैं कि प्राचीन काल के स्रोत यानी सोर्स कहें या स्रोत कहें, ठीक है ना। यानी प्राचीन का आप लोग जानता है कि इतिहास में दोस्तों, इतिहास में बिना साक्ष्य या स्रोत या सबूत के इतिहास मान्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए वो सोर्स कौन कौन से है जो कि इतिहास मान्य करता है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो प्राचीन काल के जो सोर्स थे दोस्तों, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। कितने भागों में बाबू? दो भागों में बांटा है। पहला का नाम है पुरातात्विक सोर्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक सोर्स। दूसरे का नाम है दोस्तों लिटरेचरी सोर्स, स्रोत या साहित्यिक सोर्स, ठीक है ना। समझ आया ना, या तो लिटरेचरी सोर्स या साहित्यिक सोर्स। दूसरा का हो गया, पहला हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक सोर्स, ठीक है ना। अब याद रखिएगा दोस्तों, पुरातात्विक सोर्स वो सोर्स है जिसके कि मतलब वो लिखित नहीं, मतलब किसी वस्तु पदार्थ के रूप में हमको साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। और साहित्यिक सोर्स सोर्स वो सोर्स है दोस्तों जिसको कि हम लोगों को ना किसी वस्तु पदार्थ के रूप में स्रोत न मिलके लिखित साक्ष्य मिला है, समझ आया ना। इसीलिए इसे कहा गया साहित्यिक सोर्स, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें जैसे कि हम बात करें पहला पुरातात्विक सोर्स में पहला, तो पहला होता है अवशेष। पहला क्या होता है? अवशेष। दोस्तों देखिएगा, अवशेष इसमें नाम देखें तो अवशेष यानी अव मतलब कुछ बचा हुआ, शेष मतलब भाग, यानी कि कुछ भाग क्षय हो गया और जो भाग बच गया है उसे हम लोग कहते हैं अवशेष, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई, मान लीजिए एक लोहे की मान लीजिए कि कोई राड है, छड़ है, ठीक है ना, उसको आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, कुछ समय बाद उसमें देख सकते होंगे तो जंग लग जाता होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जंग होने के बाद उसका जो वजन था, मतलब क्या कर सकते हैं, जो उसका था वो क्षण भंगुर हो जाता है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा क्या होता है कि नीचे झड़ जाता है, ठीक है ना। तो जो हिस्सा उसका ठोस वाला बचता है उसी को कहा जाता है अवशेष बच गया, ठीक है ना। तो वो इसी तरह मानव को भी पुरातात्विक सोच में से मान लीजिए मानव को दफना दिया गया जमीन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह तो पूरा शरीर रहेगा, लेकिन बाद में देखेंगे तो हड्डियां ही मिलती है। तो अवशेष क्या मिला? मानव की हड्डियों का अवशेष मिला, समझ ना। तो इस तरह से अवशेष हो गया, समझे। इसी तरह मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, धातु है या मनुष्य है, जो भी है, जिसको या कोई मतलब कि जानवर है किसी प्रकार, उसको अगर उसका जो कुछ भाग शेष रह गया क्षय होने के बाद, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अवशेष। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अवशेष को समझ लिया होगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं अभिलेख, ठीक है ना। अभिलेख क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक, देखिए अभिलेख क्या होता है। अशोक को आप लोग सभी लोग जानता है, अशोक एक महान सम्राट राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अशोक के 14 उन्होंने 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख लिखवाया था, ठीक है ना। अब अभिलेख मतलब जो लिखित है, या कह सकते हैं पत्थर पर या कहीं पर जो खुरुद के लिखा गया है, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? शिलालेख कहते हैं। अब देखिए शिलालेख क्या होता है, जो बड़े बड़े मतलब कि जो चौड़े चट्टान होते हैं, ठीक है ना, चौड़े पत्थरों पर जो लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं शिलालेख। और जो मतलब जो खम्मा होता है, जो पोल होता है, उस पर खुद का जो लिखाई होती है उसे हम लोग कहते हैं स्तंभ लेख ना। यानी पोल पर जो लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं स्तंभ लेख, जो खड़ा होता है। और जो चौड़े चौड़े पत्थर होते हैं उसका हम लोग कहते हैं शिलालेख। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग इसे देख लीजिएगा। शिलालेख क्या होता है, जैसे इस तरह से मान लीजिए हो गया, इस तरह का अगर पत्थर है कोई, इस पर अगर कुछ खुद का लिखाई हो गई तो इसे हम लोग कहते हैं शिलालेख, ठीक है ना दोस्तों। अगर इस तरह का कोई पोल है, इस तरह का, इस पर अगर कुछ लिखा जाता है तो इस पर अगर लिखाई हुई है तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों स्तंभ लेख। समझ में आया कि नहीं बात को? समझ गए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि उस तरह के इसी तरह बहुत सारे लोग थे जिनका शिलालेख उससे, और सबसे फेमस जो था अभिलेख प्राचीन काल में किसका था? अशोक के शिलालेख, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्मारक, स्मारक ध्यान दीजिएगा। स्मारक क्या होगा? जैसे दुर्ग हो गया, किला हो गया, मंदिर हो गया, ये सभी के सभी स्मारक में आ गए, ठीक है ना। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद आपका सब मंदिर, दशा अवतार मंदिर हो गई, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? शिलालेख और स्मारक हो गया, सॉरी, ठीक है ना। स्मारक दोस्तों देखिए, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए मंदिर हो गई, एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है ना। तो स्मारक में पहला मान लेते मंदिर, और ये मंदिर दो शैली में बनती थी दोस्तों। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि मंदिर कितने शैलियों में बनती है? दो शैली, उन दोनों का नाम बताइए।
ठीक है। तो याद रखिएगा पहला का नाम होता था नागर शैली और दूसरा का नाम होता था दोस्तों द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली दो शैलियों में क्या होता है स्मारक बनता था। जो नॉर्थ इंडिया में यानी कि जो उत्तरी भारत में जो बनता था उसे हम लोग कहते थे नागर शैली, ठीक है ना। और जो साउथ इंडिया में बनता था उसे हम लोग कहते थे द्रविड़ शैली। एन का मतलब है नॉर्थ, एस का मतलब है साउथ, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। तो आप लोग समझे जो नॉर्थ इंडिया में जो बनेगा, जो भवन का निर्माण होगा या मंदिर का निर्माण होगा उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों नागर शैली। और जो आप लोग जानते हैं कि साउथ इंडिया में बनेगा, ठीक है ना, वहाँ वो कौन सी शैली होगी, द्रविड़ शैली, ठीक है ना। बहुत सारी मंदिरें हैं, उसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा सिक्के। अगर सिक्के की बात करें तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है, पता नहीं एग्जामिनर को इससे क्या प्रेम है, ठीक है ना। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको हम लोग याद रख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। और जानते हैं न्यूमिस्मेटिक यानी इसको हिंदी में कहते हैं मुद्राशास्त्र। अगर सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, अर्थात सिक्कों का अध्ययन कहाँ पर होता है पूरा विस्तार से, तो कह सकते हैं मुद्राशास्त्र, ठीक है। और इसके जो मतलब के मुद्राशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप को। वही जेम्स प्रिंसेप है, क्या बोलते हैं कि जो 1837 में क्या बोलते हैं कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने का सर्वप्रथम काम किए थे, ठीक है ना। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पर हम लिखे ही ना, जगह नहीं है, आप लोग समझ सकता है, हम बोल रहे हैं, इसको भी आप लोग पॉइंट में जगह करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े सिक्के को तो न्यूमेस्टिक। प्राचीन काल में दोस्तों आहत या पंचमार्ग सिक्के चलाए जाते थे। याद रखिएगा प्राचीन काल में सिक्के कैसे चलते थे, आहत या पंचमार्ग। अब ये आप लोग कहेंगे सर जी क्या, आप देखिए अब के सिक्का जो है दोस्तों उस पर क्या होता है, लिखित होता है, यानी कि वर्णित होता है, लिखा होता है ना, लिटरेचरी होता है। लेकिन उसके प्राचीन समय में वैसा कोई सोर्स नहीं था उस समय। पंचमार्ग यानी किसी मानव का या देवी का या तो फिर किसी कह सकते हैं कि जंतु का या पशु का चित्र बना के उस पर क्या कहता, पंचमोहर के जैसे मार दिया जाता था, यानी आघात किया जाता था, ठीक है ना। तो उसी को आहत या पंचमार्ग सिक्का कहा जाता था, ठीक है ना। उस पर कुछ भी लिखित नहीं रहता था, उस पर किसी पशु का या किसी भी देवी देवता का चित्र बना दिया जाता था, ठीक है। तो समझ में आया कि इसलिए इसे कहते थे आहत या पंचमार्ग सिक्के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिएगा मूर्तियां की बात करें तो मूर्तियां भी देखिएगा दोस्तों प्राचीन काल में या वर्तमान भी कह सकते हैं, दो शैलियां में बनती हैं। कितने शैली में मूर्तियां बनती हैं, दो शैलियां में। पहली शैली का नाम है दोस्तों गांधार शैली और दूसरी शैली का नाम है मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली ये दो शैली फेमस है, किसके लिए, मूर्ति के लिए। और गांधार शैली जो है दोस्तों ये यूनानी शैली है। कौन सी शैली है, यूनानी, ठीक है ना। और उसके बाद मथुरा शैली कौन सी है, इंडियन है, भारत की शैली है हम लोग की, ठीक है ना, यानी स्वदेशी है। मथुरा शैली स्वदेशी है और गांधार शैली कौन सी है बाबू, ये यूनानी है। अब याद रखिएगा इन दोनों में पूछता है, गांधार शैली जो है ब्लैक कलर की मूर्ति बनाई जाती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल बुद्धा का ले सकते हैं ना, बुद्धा का यानी बुद्ध भगवान का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। आप देखे होंगे बुद्ध भगवान दो कलर का मिलते हैं, एक देखे होंगे मार्केट में गए होंगे तो एक ब्लैक का एक व्हाइट का, ठीक है ना दोस्तों। तो जो ब्लैक मूर्ति होती है वो गांधार शैली में बनी होती है, वो यूनानी होती है, ठीक है ना। जो व्हाइट मूर्ति होती है दोस्तों वो किस में बनी होती है, मथुरा शैली में, वो भारत की होती है, ठीक है ना। अब इसमें भी और पहचान करना है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे जो ब्लैक वाली मूर्ति होती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है बुद्ध की, ठीक है ना। देखें कि नहीं, बुद्ध की आंखें बड़ी होती है, कान बड़े होते हैं, तो कौन सी शैली हो जाती है, गांधार शैली। और आप लोग देखेंगे जो स्वदेशी वाली मूर्ति है हम लोग के जैसा कान छोटा छोटा बनाया जाता है, आंख छोटी छोटी बनाई जाती है, ठीक है ना, और सफेद बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन सी शैली हो जाएगी दोस्तों, कौन सी हो जाएगी बताइएगा, मथुरा शैली हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि हम लोग भारत के स्वदेशी हैं, जैसे हम लोग थे उससे भगवान बुद्ध थे, हम लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। और ये वो लोग मानते थे कान बड़े बड़े होते हैं और क्या होती आंखें बड़ी बड़ी थी, और उसके बाद क्या है ब्लैक कलर के बुद्ध थे, ठीक है ना। उन लोग का मानना है किसका, किस शैली में दोस्तों, गांधार शैली में, यानी यूनानी विदेशी शैली है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ।
जब ये क्लियर हो गया तो आगे आएगा दोस्तों, अब साहित्यिक सोर्स पर ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक सोर्स को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। पहला का नाम है धार्मिक सोर्स, यानी धार्मिक रिलीजियन, मतलब कि लिटरेचरी, ठीक है ना, धार्मिक। और दूसरा का हो जाएगा गैर धार्मिक, जो यानी कि धर्म से नहीं है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी जो हमारे देश में जो घूमने यात्री आए थे, उन्होंने जाकर अपना विवरण दिया था, लिखा था बुक, उन सब का विवरण, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग आइए एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में देखते हैं। पहला दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में हम लोग को मिलता है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक स्रोत को भी हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखिएगा, पहले का नाम है ब्राह्मण साहित्य, दूसरे का नाम है बौद्ध साहित्य, तीसरे का नाम है जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य मतलब जानते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों वेद, पुराण, उपनिषद, अरेणक इत्यादि जितने भी धर्म ग्रंथ थे, वो सभी के सभी किसमें आ जाते हैं दोस्तों? किसमें आ जाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य में, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आप लोग सभी लोग जानता है त्रिपिटक आता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? त्रिपिटक, ठीक है। अब त्रिपिटक में बौद्ध साहित्य में देखिएगा, सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक, ठीक है। 3 पिटक था, सूक्त, विनय और अभिधम्य। तो दोस्तों याद रखिए, सूक्त पिटक क्या पिटक था? देखिए, त्रिपिटक बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है ना। देखिए, सूक्त पिटक में भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षा दी था उसका वर्णन है, ठीक है ना। और विनय पिटक में जो उनके रूल थे, रेगुलेशन थे, उसका वर्णन उन्होंने किया है, ठीक है ना। और अभिधम्म पिटक यानी अशोक के जो समकालीन बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है ना, उनका इसमें वर्णन है अभिधम्म पिटक में। समझ में आया कि नहीं? बौद्ध भिक्षु, तो ये तीनों पिटक था, ठीक है, त्रिपिटक। आगे चलेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में को दोस्तों आगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और जैन साहित्य को हम लोग आगम के नाम, जैसे इसमें त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, उसी तरह जैन साहित्य को आगम से नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना कि जैन साहित्य को किस किस और नाम से जानते हैं? आगम के नाम से, ठीक है ना। इसमें दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व और कल्प सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्व और कल्प सूत्र ये 2 ऐसे हैं जो कि किसके हैं? जैन 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 साहित्य है ना, ठीक है दोस्तों। ये पूछा गया कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसमें 2 ठो है दोस्तों, याद रखिएगा, कल्पसूत्र और पूर्व है, बाकी जो नहीं रहेगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आया। अब देखिएगा, बौद्ध जो है, बौद्ध साहित्य जो है किसमें लिखी गई है दोस्तों? पाली में, ठीक है। अब इन सबका लैंग्वेज देख लीजिएगा। अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, इस संस्कृत में लिखी गई है। किसमें बाबू? संस्कृत में। ब्राह्मण साहित्य किसमें लिखी गई है? संस्कृत में। और बौद्ध बौद्ध साहित्य किसमें लिखी गई है दोस्तों? पाली में, ठीक है ना। किसमें? पाली भाषा में। और जैन साहित्य किसमें लिखी गई है दोस्तों? प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा। तो ये तीनों की अलग अलग भाषाएं हैं, याद रखिएगा। ब्राह्मण साहित्य संस्कृत में, बौद्ध साहित्य पाली में, और जैन साहित्य किसमें दोस्तों? प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। लैंग्वेज भी पूछ लेता है कि बौद्ध साहित्य किसमें लिखा है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैर धार्मिक सोर्स को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गैर धार्मिक सोर्स, ठीक है। इसमें जैसे में अब गैर धार्मिक, वो सारी की सारी पुस्तक या रचनाएं जो कि किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं गैर धार्मिक सोर्स, ठीक है। जैसे में कि अर्थशास्त्र चाणक्य, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे, ठीक है ना। ये आप लोग जानते हैं, तो इसलिए क्या हो गई? गैर धार्मिक। ये किसी धर्म पर नहीं लिखे थे, ठीक है ना। ये किसी धर्म पर ना होकर बल्कि ये जो चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र थे, ये अर्थशास्त्र थी, ये पॉलिटिकल है। कैसी है बाबू? पॉलिटिकल, यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र है। ये वाली वर्तमान वाले अर्थशास्त्र ना है, पॉलिटिकल है, राजनीतिक वाला। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, ये किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, राजनीति पर आधारित है, ठीक है ना। राजनीतिक विज्ञान पर है, ठीक है ना कि क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र पर। नाम इसका जरूर अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। कौन लिखा था? चाणक्य के द्वारा। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा कि इसके लेखक कौन है। कोई बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, रिपीट बार बार होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। इंडिका के लेखक कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज, ठीक है ना, आप लोग जानते ही है। और उसका महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। और उसी तरह दोस्तों मुद्राराक्षस के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। मुद्राराक्षस के विशाख दत्त। उसी तरह पंचतंत्र के दोस्तों विष्णु शर्मा, ठीक है ना। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके लेखक कौन थे? कालिदास। ये सभी की सभी ये गैर धार्मिक स्रोत के पुस्तकें हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। ये सब विषय वस्तु से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण।
विदेशी यात्रियों के विवरण में दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो विवरण है यूनानी यात्री। क्या है पहला? यूनानी यात्री। हमारे विदेशी यात्रियों में के विवरण में मुख्यतः 3 विदेशी यात्री आते हैं, यूनानी, चीनी और मुस्लिम। ठीक है, 3 तरह से आक्रमण हुआ था और कुछ घूमने भी आए थे। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग आए, घूमने आए विदेशी यात्री, ये लोग तो देखिए आक्रमणकारी नहीं है, ये लोग तो घूमने आने वाले जो विदेशी थे, आए भारत में घूमने, भ्रमण किए और यहाँ से गए, उनको जो अच्छा लगा उसी को उन्होंने अपने बुक में लिख दिया ना, तो उन सब का विवरण है। और ये जो विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है दोस्तों, ये प्रमाण के रूप में सबसे सटीक माना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उनको जो अच्छा लगा था वो अपने हिसाब से लिखे हैं, तो ये सोर्स सबसे तगड़ा वाला सोर्स होता है। ठीक है ना, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो यूनानी यात्रियों का जो विवरण है, जिसमें पहला आए थे यूनानी यात्री में, इनका नाम था डेसियस। पहले एक व्यक्ति का नाम था डेसियस, फिर उसके बाद हेरोटोटस, नियार्कस और ऑस्ट्रियोबुल्स। ये दोस्तों नाम याद करिएगा, कई बार नाम देकर पूछा जाता है ये कहाँ के मतलब कि यात्री थे विदेशी में। ठीक है ना, तो 3-4 ऑप्शन दे देगा, यूनानी, चीनी, मुस्लिम और तो फ्रांसीसी, तो इसी तरह से तो आप लोग को छांटना होगा दोस्तों। तो यूनानी यात्री में टेसियस और हेरोटोटस, नियार्कस और ऑस्ट्रियोबुल्स, ये कहाँ के थे? यूनानी यात्री। चीनी यात्री दोस्तों याद रखिएगा, चीनी यात्री जो थे फैयान, इनको कोई नहीं भूल सकता, ह्वेनसांग और इसके बाद इत्सिंग याद रखिएगा, इत्सिंग और इसके बाद सुंगयुंग। क्या है बाबू? सुंगयुंग। ठीक है ना, ये 4 को याद रखिएगा चीनी व्यक्ति का नाम, फैयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और सुंगयुंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मुस्लिम यात्री का नाम याद रखिएगा दोस्तों, अलबरूनी अल मसूदी। ठीक है ना, अलबरूनी अल मसूदी। ठीक है ना, उसके बाद फिरदौसी, फिर इब्न बतूता। ठीक है ना, फिरदौसी, इब्न बतूता, इन 4 का नाम याद रखिएगा। ये मुस्लिम आक्रमण, अरे मुस्लिम यात्री थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये लोग आक्रमणकारी नहीं थे, ये लोग भारत में घूमने के लिए आए थे और इनको जो आए घूमने के लिए, इनको जो अच्छा लगा उन्होंने जाकर अपने यहाँ खूब जमकर बखान किया, तो उसी का वर्णन है। ठीक है ना, समझ गया कि नहीं? तो आप, उम्मीद है दोस्तों कि ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, जगह कम होने के कारण दोस्तों, अगर इसमें और बहुत सारे मतलब कि डिटेल में नहीं हो पाया, थोड़ा शॉर्ट है, इसका एक डिटेल वीडियो और हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पूरा एकदम विस्तार से आप लोग और एकदम डीप में जाएंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो का इंतजार करिएगा। तो अब लेकिन इतना भी बहुत पर्याप्त है, अगर इतना आप लोगों ने भी पढ़ लिया है तो इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अच्छे से आप लोगों ने पेपर में जरूर करके आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों।